तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और इसके 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इसके जस्ट पिछले वाली वीडियो में। तो जो भी बच्चे इनको कवर करना चाहते हैं वो जाके इसको देख सकते हैं। आपके आराम से पूरी चीज़ें एक बिल्कुल सिंपल वे में समझ में आ जाएंगी, आपको पूरी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का ये चैप्टर नंबर 3 और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ना है। उसमें पार्ट का नाम भी है लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन दी टू वेरिएबल्स। तो हमें यहाँ वेरिएबल्स को समझना है। सबसे पहला काम होगा, हमें दो वेरिएबल्स के बारे में जानकारी यहाँ रखनी होगी। जो इन पूरे सवालों में जो हमें मिलने वाला है वो एक्स एंड वाई, ये दो वेरिएबल्स को हमें अपने लिए क्या करने होगा, इनसे इन एक्स और वाई से हमें क्या करना होगा, हमें दोस्ती बनानी होगी। ठीक है, तो जब हम ये दोस्ती बना लेंगे तो फिर क्या होगा कि हमें ये समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी। तो हमें यहाँ पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो 9th में हमने कुछ इसका जो हिस्सा है वो कवर किया था। वहाँ हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा था। ठीक है, एक वेरिएबल्स का जो एक लीनियर इक्वेशन होता है एक वेरिएबल्स वाला, वो हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 में कवर किया हुआ है। यहाँ चैप्टर नंबर 3 है और यहाँ पे टू वेरिएबल्स के लाने हैं। ठीक है, दो चरों के लिए रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण, तो ये हमें दो चरों के लिए रैखिक समीकरण यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और तरीके से इसको सीखना होगा, हम सारी चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें पहले दो वेरिएबल्स के बारे में समझना है। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और पहले यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी लाइन में तो पहले देखिए, जैसे कि हम एक लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, जैसे कि 9x 5y + 4 = 0। ये एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है, जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम है x और एक का नाम है y। इसी तरह के क्या मिलेंगे, अब हमें लीनियर पेयर मिलेंगे। पेयर मतलब होता है कि दो दो एक और इक्वेशन मिलेगी, ये दूसरी होगी। तो अब हमें इनके बारे में, इनके सॉल्यूशन पता करने हैं और इनके इसमें कुछ मेथड है, जैसे ग्राफी मेथड, ग्राफ की विधि से, एलिमिनेशन है जो कि कहलाती है आपकी विलोपन विधि, और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। इन सभी को हमें क्या करना होगा, एक लाइन से कवर करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इनको धीरे धीरे समझ के आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले समझ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जो है एक घात होती है, वन पावर होती है। पूरे जो एक समीकरण होता है उसकी पूरे की पावर कितनी होती है, एक होती है। तो इससे क्या होगा कि हम जैसे देखेंगे और समझ जाएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन दी गई है। पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका एलिमिनेशन मतलब विलोपन विधि से हल कीजिए, सीधे सीधे आपको दो इक्वेशन मिलेंगी, सॉल्व कर देना है। या कुछ इसके लैंग्वेज बेस्ड होते हैं क्वेश्चन, उनको कवर करेंगे, तो वो वहाँ से पेपर बनते हैं। जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो आपको चार्ट दिया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या होगा कि इसमें देखो, ये हम समझने से पहले मैं दो लाइन यहाँ समझूंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए मानक समीकरण क्या होंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से a2x + b2y + c2 = 0। ये दो पेयर हो गए, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, मानक समीकरण हो गए। तो इनमें से हमें चुन चुन के क्या निकालना है, कि a1 a2 a3 कौन कौन से हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने एक यहाँ पे सवाल लिया हुआ है कि ये है कि x, ठीक है, तो उन्होंने एक यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है और उसी से समझने का प्रयास करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो x - 2y = 0 और इसको इस तरीके से लिखा हुआ है। उन्होंने कहा a1/a2 निकाला पहले। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे पहले जो दो लीनियर इक्वेशन है इनको समझना, और इनके समझने के बाद हमें निकलना। जब हम a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे और c1/c2 तीनों चीज़ें निकालेंगे, हम देखने से पता लगेगा कि शुरू के यदि दो कंडीशन बराबर नहीं है तो वो लाइनें कैसी होंगी, ग्राफी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उनका, ग्राफी रूप में दिखाना क्या होगा कि वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे इस तरीके से काट रही होंगी।
ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, और उनका कोई पूछे कि एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, तो वो क्या होता है, नो यूनिक सॉल्यूशन होता है उनका। ठीक है, और उनके जो सॉल्यूशन कैसे होते हैं, जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको अपन। इसी तरह जब हम निकालेंगे, जब ये तीनों कंडीशन एक दूसरे के बराबर आएंगी, तब हम कहेंगे कोइंसिडेंट लाइन होगी, संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी, संपाती रेखाएं। और इनका जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है, बीजगणितीय जो व्याख्या होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी सॉल्यूशन। हिंदी में कहते हैं इनको अंतः अनेका हल, अंतः अनेका हल। और यहाँ पे बचा है तीसरा, आपका बचा है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। कुछ इस तरह की कंडीशन मिल जाए आपको, तो वो होती है पैरेलल लाइनें, मतलब नो सॉल्यूशन। पूछे कितने सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता है इनका। ठीक है, अब एक होता है इसमें दो कंडीशन और मिलेंगी हमें, मतलब एक चीज़ और यहाँ पे मिलेगी हमें कि ये समीकरण संगत होते कि असंगत। ठीक है, इनकंसिस्टेंस होते कि कंसिस्टेंस होते। तो यहाँ जो इसमें और इसमें, इन दोनों में कंसिस्टेंस होते, इसमें इनकंसिस्टेंस होते। ठीक है, इसमें है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी हमें आगे हमने लिख दिया है, तो समझ लेना है उसको। इस तरीके से इन चीज़ों को हमें सॉल्यूशन करना है। जैसे कि ये लाइनें बिल्कुल याद रखनी है, जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं, कंडीशन आदि आपकी बनती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इस कंडीशन के बेस पे, तीन चीज़ें हो सकती हैं इस कंडीशन के बेस पे। क्या, एक तो अद्वितीय हल हो सकता है, अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ग्राफ में देखेंगे तो हम क्या कहेंगे भैया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और एक चीज और बची, समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। तो ये तीनों चीजें हमें याद रखनी है। जैसे कि यहाँ लिखा है, अगर रेखाएं एक बिंदु पर छेद कर सकती हैं, इस स्थिति में समीकरण को एक अद्वितीय होंगे, और समीकरण कैसे होंगे, संगत होंगे। युग्म कैसा होगा, उनका जोड़ा कैसा होगा, संगत होगा। एक कंडीशन और ऐसी आती है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस तरीके की एक कंडीशन बन के आती है, तब क्या होता है, तब ये होता है कि इस स्थिति में तीन चीजें होती हैं। पहली पहली तो ये होती है कि रेखाएं समांतर, या हल कहें तो कोई मतलब इसमें होते अनेक हल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। रेखाएं कैसी होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं, सॉरी, रेखाएं संपाती होती हैं। और समीकरण के हल कैसे होते हैं, यहाँ भी समीकरण के हल संगत होते हैं, बस डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। एक और कंडीशन आपकी बची हुई है, तो वो भी देखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इस तरह की यदि कंडीशन बन के आती है, तो फिर अपने पास तीन कंडीशन फिर से आती हैं। पहली आती है कि रेखाएं समांतर होंगी, पैरेलल लाइनें होंगी। अनेक हल में देखा तो यहाँ तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और एक और कंडीशन बनती है कि ये असंगत होंगे। कैसे होंगे, असंगत होगी, इनकंसिस्टेंस होगी। यदि आपको ये तीनों लाइन याद हो गई हैं, तो यहाँ से आपको जो ऑब्जेक्ट आने वाला है वो आपका 100% कवर हो जाएगा। 100% यहाँ से एक ऑब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है, और वो आपको कवर हो जाएगा। इस तरीके से हमें कवर करते चलना है। जितनी चीज़ें लिखी हैं आप इनको ऐसे डायग्राम में बना लेंगे, सारी चीज़ें आपको बन जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हमें बताना है कि दो लाइनें ये कैसे हैं, तो ये सवाल लेके चलते हैं और देखते हैं क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों को लिख लेंगे। x-2y इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों के साथ हम कुछ मानक समीकरण लिखेंगे। मानक रेखाओं के समीकरण, मानक रेखाओं के समीकरण।
कि a1x b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर कंपैरिजन कर देंगे इक्वेशन 1 एंड 2 का रिस्पेक्टिवली, है ना। तो देखो यहाँ पे 1 है तो a1 की जो वैल्यू है 1 आ चुकी है, b1 जब मिलाएंगे तो यहाँ -2 आएगा और c1 है ही नहीं तो 0 आएगा। यहाँ a2 जो है 3 आएगा, b2 जो है 4 आएगा और c2 जो है -20। यहाँ पे जो हमारा काम होने वाला है वो हमें क्या करना है, हमें a1 अपॉन a2 निकालना है। कितना आएगा 1/3। b1 अपॉन b2 निकालना है हमको, कितना आएगा -2/4 कैंसिल आउट होकर -1/2। c1 अपॉन c2 निकालना है जो कि आ गया 0 -20। अब हमें देखने से क्या पता लगेगा, हमें देखने से पता लगेगा कि शुरू के ये दोनों ही आपस में कैसे नहीं है, शुरू के ये दोनों ही आपस में बराबर नहीं है। अगर नहीं है तो क्या आएगा a1/a2 बराबर b1/b2 जो कि नहीं है। और ऐसी कंडीशन होती है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसी कंडीशन में अब पूछता क्या है वो देखना पड़ता है। अगर उसने पूछा कि समीकरण के हल कैसे हैं, ठीक है, समीकरण के हल कैसे हैं तो कहेंगे अद्वितीय हल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूछा क्या है, लाइन बताना था, तो लाइन कैसी है, प्रतिच्छेदी। कैसी लाइन है, प्रतिच्छेदी लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। रेखाएं कैसे करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। इस तरीके से इस सवाल को करना। एक और यहाँ पे मिलेगा आपको, क्या करेंगे 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन नंबर 1 और एक क्वेश्चन नंबर 2। दो रेखाएं लिख लेंगे मानक वाली, a1x प्लस b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a1 की वैल्यू है वो 2 आ जाएगी, b1 की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी, c1 की जो वैल्यू है वो -9 आ जाएगी, a2 की वैल्यू 4 आ जाएगी, b2 6 और c3 -18। तो इसके बाद हमें करना क्या है, इसके बाद हमारा काम ये रह जाता है कि हमें a1 अपॉन a2 निकालना होता है, जो कि कितना आएगा 2/4। b1 अपॉन b2 निकालना होता है जो कि आएगा अपना 3/6। और c1 अपॉन c2 निकालना होता है वो आएगा अपन -19 अपॉन में -18। अगर इनको ढंग से लिखेंगे तो a1 अपॉन a2 इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1/2, b1 अपॉन b2 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, c1 अपॉन c2 इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2। हम देखेंगे तीनों आपस में कैसे आ गए। तो चूंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये इससे क्या निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, हमें पता चल जाएगा कि रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं द लाइन आर कोइंसिडेंट, या रेखाएं समपाती है, क्या है। इस तरीके से दूसरे नंबर कवर हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम सवाल नंबर तीसरे के लिए। तो यहाँ दिया है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मानक रेखाओं के समीकरण लिख लेंगे a1x प्लस b1 प्लस c1, a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करेंगे अपन तो a1 का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 1, जो यहाँ दिखता नहीं है वो यहाँ 1 है। b1 की वैल्यू जो है वो 2y है, मतलब 2 है सॉरी, c1 की वैल्यू -4, a2 की वैल्यू 2 है, b2 की वैल्यू 4 है, c2 की वैल्यू -12। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, हमें निकालना है a1/a2 1/2, b1/b2 2/4, c1/c2 -4/12 माइनस का। तो a1/a2 तो अपने पास अभी 1/2 है ही, b1/b2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 ही बचना है। यहाँ 1/3 आ जाना है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाना है, तो 1/3 ही बचना है केवल। तो हम देखेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c3।
तो इस कंडीशन में देखो ना, फिर से बताया हुआ है, ऐसी कंडीशन आती है तो क्या होती है, रेखाएं समांतर, कोई हल नहीं और असंगत, जो भी पूछे वो आपको। तो हमसे क्या पूछा, लाइनें बतानी है, तो लाइन कैसी आएंगी, लाइनर पैरेलल, रेखाएं समांतर होंगी। इस तरीके से प्रॉपर वे में इसको लिखना है, ठीक है। ये आप अपना पेज बिल्कुल एक लाइन से नीचे ही लिखा करो, जगह नहीं होने की वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं और 3.3 में आ जाते हैं। हमें ध्यान रखना, पहले हमें इन समीकरणों के रेखा बनाओ और फिर इनके हल ज्ञात करो, ग्राफी विधि से निकालना है, ठीक है। चलिए, तो वो कहते हैं कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, गणित की प्रश्नोत्तरी में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। हमें निकालनी है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हम ग्राफी मेथड भी आपको बता देंगे और फिर उसके बाद हमें इन सभी को ब्लूप्रिंट से भी सॉल्व करना है, और ज़्यादातर आपको उन्हीं से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ग्राफी से आएगा तो वो आपको सीधे इक्वेशन देंगे और उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बट फिर भी अपने यहाँ पे इसको करने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं। तो कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी, कुछ छात्र छात्राएं दोनों हैं, लड़के लड़कियां दोनों हैं। तो हम क्या करेंगे कि लड़कों की संख्या मान लेते हैं, लड़कों की संख्या जो है वो x मान ली, कितनी मान ली। अब लड़कियों की संख्या माननी पड़ेगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, लड़कों की संख्या y आ जाएगी आपकी। तो अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, प्रश्न अनुसार देखें, तो x प्लस वाई की वैल्यू वो 10 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। पुनः दोबारा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें तो वो कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या मतलब y लड़कों की संख्या x से 4 ज़्यादा के बराबर है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा के बराबर है, x का पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो इसको निकालना है हमें ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो योग बनाना है, जोड़े बन गए। वो कह रहा था पहले इनको सॉल्व करके योग बनाओ, बन गए। अब इनको ग्राफिक मेथड से सॉल्व करो। वो करने के लिए अपन को एकदम से थोड़ा सा देखना होगा। सबसे पहला काम होगा कि हम x प्लस वाई बराबर 10 को लें, यहाँ एक वैल्यू डाल ली है, दूसरी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। x में किसी एक की वैल्यू डाल दो x वाई में से और अपन दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसको हम जो विलोपन है आपकी एलिमिनेशन मेथड है उसमें ज़्यादा सरल है, सीधा सिंपल हो जाता है। सरल तो यहाँ भी ग्राफ इफेक्ट प्लॉट करना ही आपको सीखना होगा, ठीक है। पहले सबसे पहला काम ग्राफी मेथड को शुरू करने से पहले यहाँ देख लीजिए, जो अपने पास इक्वेशन है उनको लिखो, एक इक्वेशन को चुनो उनमें से किसी को, एक्स या वाई में से फिक्स मान है, एक्स या वाई में से हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर बार में एक्स पहली बार में 0 रखेंगे, वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, अगली बार में वाई 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये तरीका रहेगा हमारा। और जब ये मान आ जाएंगे तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के बाद जहाँ भी इंटरसेक्ट लाइनें बनेंगी वो अपना क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको समझ सुन लिया, अब यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो आपको 100% समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व इसको करना है। तो एक हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रखने पर, जैसे x बराबर 0 रखेंगे तो देखो क्या आता है, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू 10 निकल के आ जाएगी। फिर हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर 0 रखने पर तो क्या आ जाएगा तो आ जाएगा x प्लस 0 बराबर 10, तो x का मान भी क्या आ गया 10। अगर इसका एक ग्राम मतलब एक ब्रैकेट बना के उसमें x और y के मान रख लें, तो x और y, जब x 0 रखा तो y 10 आया, और जब y 0 रखा तो x 10 आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन नंबर दूसरी है वो लिखनी होगी, -x प्लस 4 बराबर 0 बराबर 4। यहीं पे वही काम करेंगे x बराबर 0 रखने पर। जैसे ही हम x बराबर 0 रखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 प्लस वाई बराबर 4, तो y का मान कितना निकल के जाएगा 4। अगली बार में y बराबर 0 रखने पर रखें कहाँ पे, यहीं पे, -x प्लस 0 बराबर 4, -x बराबर 4,
x बराबर -4। अगर इतना आ जाता है तो एक तो फिर से ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें x और y के मान वापस रख देंगे। जब x बराबर 0 रखा तो y का मान 4 आया, जब y बराबर 0 रखा तो x का मान -4 आया। अब इन सभी को काय में ग्राफ में प्लॉट करना है अपन को। देखिए यहाँ पर ग्राफ छोटा ही बनाते हैं अभी हम, समझ गए। थोड़ा सा ये लाइन जो है, ठीक है, ये अपना एक्स अक्ष है, थोड़ी सी तिरछी हो गई है, मतलब हो जाए तो देखना आप लोग। चलिए, तो यहाँ पे ये 0 0 है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हमें अभी थोड़ी देर के लिए 5 5 का गैप, 2 2 का गैप कर लेते हैं। तो ये 2 4 6 8 10 और ऐसे 12 आगे चला जाएगा। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। सब माइनस में है, ध्यान रखना। ये सारी प्लस में है और इस तरह भी ऐसे माइनस से बन जाएगा। -2 -4 -6 -8 और -10। चलो अब अपन क्या करते हैं, मान लिख के रखते हैं। पहली बार में x बराबर 0 y बराबर 10 और x 10 y 0। पहली बार में x 0 y 10 मतलब यहाँ, अगली बार में x 10 y 0 यहाँ, और यहाँ पे एक लाइन मिला देंगे इन दोनों को, ठीक। अगली जो होगी वो रहेगी x बराबर 0 y 4, तो x बराबर 0 y 4 और x बराबर y बराबर 0, फिर अगली बार में x -4, तो यहाँ आ जाएगी। इन दोनों को ऐसे मिला दें, ठीक है। ये थोड़ी सी और आगे बढ़ेगी तो यहाँ काट जाएगी, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे होना चाहिए था ये ग्राफ लाइन जो है। 1 सेकेंड, इरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि थोड़ा सा ठीक है, ये यहाँ कहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये 6 के थोड़े से ऊपर है, यहाँ कहीं पे, यहाँ एक काट रहा है, और यहाँ पे भी बिल्कुल 2 और 4 के बीच में है, मतलब 3। यहाँ पे जो है अपने पास वो 3 और 7 है, मतलब x पे 3 है और ये 7 है। तो ये जो पॉइंट आ गया वो कितना आ गया, 3,7। इस तरीके से ये ग्राफ आपको देख लेना है, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि इन सभी सवालों को ग्राफ से ही सॉल्व करना है, इसी मेथड से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या कह रहा है कि एक 5 पेंसिल और 7 कलम की कीमत 50 रुपये है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 5 पेंसिल और 7 कलम की कीमत, तो मान लिया एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x रुपये और एक पेन की कीमत y रुपये। तो हमें क्या निकालना है इसमें से, वो कह रहा है कि प्रश्नानुसार 5 पेंसिल मतलब 5x, 7 पेन की जो टोटल रुपये है वो 50 रुपये, और 7 पेंसिल और 5 पेन की जो कुल रुपये है वो 46 रुपये। इसको भी आपको ब्लू पेन मतलब ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करना है। जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे हम इनके क्या निकाल देते हैं, मान। ग्राफ आपको प्लॉट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ग्राफ बनाना बार बार थोड़ी सी समस्या का काम हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान निकाल देते हैं आपके लिए, और आपको इसको ग्राफ में प्लॉट करना है और बस लाइनों को मिला देना है, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वैसे इन सभी सवालों को हमें विलोपन विधि से ही सीखना है कि अगर आता है, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं आता है पेपर में,
बहुत कम चांस ऐसा होता है कि लिखा है कि ये जो है क्या है कि ग्राफिक विधि से लगाई, ज़्यादातर लिखा था एलिमिनेशन से, मतलब विलोपन से या प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें लगाने के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके से इन सवालों को डील करना होगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो है इसको कवर करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम मान निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये कोई समीकरण के लिए लिया प्रश्नानुसार और इसको ग्राफिक विधि से लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बार में क्या करेंगे कि y 0 रख देंगे, क्योंकि x 0 रखने पे कुछ मान चेंज हो जाते हैं, मतलब पूरे पूरे मान नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ रखते हैं ना, चलिए तो देखें 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम x बराबर y बराबर 0 रख देते हैं पहले। जैसे y बराबर 0 रखेंगे तो देखो 5x प्लस 0 बराबर 50, तो जो x का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 50, तो x बराबर 10। अब की बार y बराबर 0 नहीं रखेंगे, अब की बार x बराबर कुछ मान रख लेते हैं, x बराबर 3 रख लेते हैं, ठीक है। या 5 पचम 25, तो 7 से कुछ कैंसिल हो जाए ऐसा रख लो, या y बराबर कुछ ऐसा रख लो कि, तो ये x बराबर 3 ही रख लेते हैं। 3 रखने पर क्या मिलेगा हमको, 5 इंटू 3 प्लस 7x 7y इज इक्वल टू 50 50, हो गया 15 प्लस 7/50, 7/50 माइनस 15, तो ये आपका आ गया 7y इज इक्वल टू 35, मतलब 35। तो y बराबर निकल आएगा 35 भागे 7 पंजे 35, तो y की वैल्यू 5। तो यहाँ से एक चीज सॉल्व हो गई अपनी, क्या सॉल्व होगी, x और y के मान निकाला। पहली बार में x 10 आया तो y 0 रखा था, अगली बार में x 3 रखा था तो y का मान 7 आया, 5 आया। आगे एक और समीकरण है, उसको भी लेना है, जिसका नाम है 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y बराबर 50 46, ठीक है। अब x बराबर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक बार क्या करते हैं कि x बराबर 5 रख देते हैं, ठीक है। 35 चले जाएंगे, और या फिर रख देते हैं 3, x का मान 3 रखने पर, कितना रखने पर, ऐसे मान रखने कि पूरे पूरे आंसर इंटीजर नंबर आ जाए अपने पास, पॉइंट में ना रहे। तो 7 इंटू 3 प्लस का 5y इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, 5y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5, और 4 में से 2 गई 2, तो y बराबर आ जाएगा 25 भागे 5, तो y का मान 5 आ गया, ठीक है। अब की बार x का मान ऐसे कुछ और रख लेते हैं, y का मान कुछ और रख लेते हैं, y का मान रख लेते हैं अपन 10, 7 7 पंजे 35, 7 रख लेते हैं। अब की बार y बराबर है ना, या x बराबर रखते हैं अगर 5, तो नहीं, 6 7 42, 4 नहीं, 2 7 दूनी 14 नहीं, 7 एकम 7 भी नहीं, कुछ और मान रख लेते हैं, जैसे कि x बराबर y बराबर 0 तो नहीं चलेगा, माइनस में रखना होगा, या तो फिर वरना फिर माइनस में आएगा आंसर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है y बराबर रख लेते हैं अपन 0, x बराबर 3, y बराबर 5, और y 5 एकम 5, और चले जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे एक नहीं 10, तो बचेंगे तुम्हारे 36, y बराबर 3 15 चले गए,
y बराबर 3 रख लेते हैं। 15 चले जाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 21। ठीक है, y बराबर 3 रख लेते हैं ना। y बराबर 3 रखने पर रखो 7x प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 46। 46 माइनस 15 31 तो नहीं बना। 7 रख लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और ये बच गया तुम्हारे 11। तो ये भी नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो अलग रखना ही पड़ेगा भैया। जब तक इसको क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो x बराबर 3 रखने पर y बराबर 5 आ गया। x बराबर 7 दूनी 14, 31 28 35 46 और 10 56 7 8 56। y बराबर 2 रख दो, -2। ठीक है, y बराबर -2 रखने पर 7x माइनस 5 इंटू 2 आ जाएगा इक्वल टू 46। 5 दूनी 10, 46 प्लस 10 कर देंगे 56 हो जाएंगे और x का मान 7 8 56। तो यहाँ से एक और ग्राफ बन जाएगा अपना एक्स वाई। एक्स का मान एक बार 3 रखा तो y का मान 5, एक बार y का मान -2 रखा तो x का मान 8। बस इसको ग्राफ में बना देना है। तिरछी हो गई थोड़ी सी, बट ठीक है। ठीक है, तो चलिए ये 0 0 है अपने पास और ये अपने पास एक एक 2 2 के अंदर, 2 2 के अंदर से कर लेते हैं। 2 4 6 और 8। ठीक है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है तो आप तो अपने जो स्केल है उस स्केल पे 1 2 3 4 रहता है, उसी स्केल से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ जगह नहीं बन रही उतनी तो हम 2 2 का स्केल ले ले रहे हैं और 6 और 8। ठीक है, जल्दी हो जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, -2 -4 -6 -8। ठीक, अब बस अपन को एक काम करना है, प्लॉट कर देना है बस। तो x बराबर 3, अब 2 और 4 के बीच में 3 होगा तो x बराबर 3 और y बराबर 5। x बराबर 3 y बराबर 5, यहाँ कहीं 5 रहे होंगे, यहाँ कहीं 3 रहे होंगे, ये जाके मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आगे ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगी। अगला है x बराबर 8 और y बराबर 2 -2, नीचे आ जाएगा यहाँ कहीं पे। ठीक है, इन दोनों लाइनों को मिला देना है। ठीक, सीधी अब इसके लिखेंगे सीधा आ जाएगा। इसमें ये जो नोट पैड है उसमें लिखते नहीं बन रहा है, मतलब लाइन सीधी नहीं आ रही है। चलिए, एक और लाइन बची है आपकी, x बराबर 10 y बराबर 3 0। x बराबर 10 तो यहाँ कहीं 10 बनाने होंगे हम, ये यहीं रुक जाएगा क्योंकि y 0 है। x बराबर 3 y बराबर 5, x बराबर 3 y बराबर 5 यहीं है। ये लाइन भी यहाँ से ध्यान से देखो तो ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, ये लाइन ऐसे, तो ये प्रतिच्छेदी लाइनें होगी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों 5,3, मतलब 3,5 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि फाइंड आउट द लाइन वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। मतलब हमें रेखाओं के नाम बताने हैं कि प्रतिच्छेदी हैं, कि समांतर हैं, कि समपाती हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। सवाल हमें दिया गया है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है,
हमें मानक समीकरण लिखना है। तो a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 कर चुके। इसी तरीके का सवाल a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 5, a2 की वैल्यू जो निकल के आएगी a2 की वैल्यू जो निकल के आएगी 7, b1 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो -4, b2 की जो वैल्यू निकल के आएगी 6, c1 की वैल्यू आएगी 8, c2 की वैल्यू आएगी -9। बस अब कुछ नहीं करना, a1 बटे a2 बराबर निकालना है, 7/5 निकल के आया। b1 बटे b2 निकालो, -4/6 निकल के आया। c1 बटे c2 निकालो, 8/9 आया। ध्यान से देखेंगे तो शुरू के ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं हमें। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइन कैसी है? लाइन आर पैरेलल। तो जो दी गई रेखाएं हैं वो कैसी हैं? दीज लाइन आर पैरेलल, सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी है, ठीक है, प्रतिच्छेदी। इस कंडीशन में प्रतिच्छेदी समांतर में लास्ट के वाला 0 बराबर नहीं होता, c1/c2 वाला, और जो संपाती होते हैं तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से दूसरा है, ये तीसरा है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं चौथे नंबर का। इसमें हमें बताना है कि इनकंसिस्टेंस है या कंसिस्टेंस है, ठीक है। तो दो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, कब कब कंसिस्टेंस होता है, इनकंसिस्टेंस होता है। आप जाके पीछे इसको रिवाइज करेंगे अच्छे से तो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहला काम है मानक समीकरण लिख देना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। a1 का मान जो है वो 6 आ जाएगा, b2 का मान जो है वो -3 आ जाएगा, और c2 का मान जो है वो 10 आ जाएगा। सॉरी, a1 ही कहना चाहिए, b1 और c1। तो a2 का मान जो है वो 2 आएगा, b2 का मान जो है वो 1 आएगा माइनस का, और c2 का मान जो है वो 9 आएगा। फिर से वही बात, a1/a2 निकाल लेना है जो कि 6/2 रहेगा। b1/b2 निकाल लेना है जो कि आएगा -3/2। इससे क्या करते हैं, यहाँ से तुलना करने पर लिख लें, ध्यान रखना, 3/1 -3 -1, c1/c2 10/9। तो 2 3 6 हो गए, ये कैंसिल हो गए। तो a1/a2 का जो मान है वो 3/1 आ गया, b1/b2 का जो मान है वो 3/1 आ गया, और यहाँ 10/9 आ गया। तो हमें ये क्या देखने से पता लगा कि शुरू के दो तो बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमने पढ़ा है कि यदि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर ना रहे, तब ये क्या होता है, रेखाएं वो समीकरण कैसे हैं? असंगत। समीकरण के जो जोड़े हैं, युग्म है, इक्वेशन के जो पेयर हैं वो कैसे हैं? असंगत है, ठीक है। चलिए 1 सेकेंड, ये वाले हमने लाइन के लिए लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, यही तरीका लगना है। इसमें लाइन कैसी है, रेखाएं कैसी होंगी? समांतर, ठीक है। हल पूछता तो कैसे कह देते? असंगत। कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम करना है ये भी। तो इसमें क्या है, पहले वाले में इसको देख लेते हैं। तो 3a1x प्लस v1 बाई प्लस c1। तो एक काम करना पड़ेगा, पहले हमें सबसे पहले एक काम करना होगा, इनमें तो जो इक्वल टू में लिखे हैं उसको किसका आगे पक्षांतर करके यहाँ लाना पड़ेगा, ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लाना होगा। जैसे ये सब आ जाएगा तो हम यहाँ पे तुलना कर देंगे, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, a1 का मान 3, b1 का मान 2, c1 का मान -5, a2 का मान 2, b2 का मान -3, c2 का मान -7। तो a1/a2 3/2, b1/b2 2/3, c1/c2 -5/7। हम देखेंगे तो पता चल रहा है कि शुरू के दो आपस में बराबर नहीं है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2।
इससे पता लग गया कि समीकरण के जो युग्म है वो कैसे हैं। समीकरण के युग्म संगत है। दो कंडीशन संगत होते हैं, एक ये वाली और एक वो समांतर संपाती लाइन वाली। ठीक है, तो इसी तरीके आपको यहाँ निकाल लेना है, इसको निकाल देना। ठीक है, 4 है इसमें 5। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें बताते हैं फिर से संगत असंगत बताना है, तो इसको ग्राफिक विधि से हम आपको हल करना बता चुके हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस इन सवालों को सब में संगत संगत चेक करना सीख लेना है। इन सारे सवालों में संगत संगत करना सीख लेना है कि कब संगत होंगी कब असंगत होंगी। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, HW है, जरूर आप करें और आप हमें जरूर बताएं इसमें करके कि हमने कर लिया था। ठीक है, जब हम चैप्टर नंबर आगे लेके आएंगे तो आप हमें बताइएगा उसमें हमने ये पूरा कर लिया है, रिवीजन हो चुका है। क्योंकि अगर मैथ सीखना है तो मैथ से डरना नहीं है, मैथ से दोस्ती कर लेना है और दोस्ती करने के साथ साथ उसका बार बार उसके साथ खेलना है, मतलब उसके साथ उसको रिवीजन करना है। मैथ से दोस्ती कर लेना है, बार बार रिवीजन करना है, आपका जो है आपका 10th अच्छा सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ये है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, तो एक आयताकार बगीचे का परिमाप का आधा उसकी लंबाई की चौड़ाई से 4 मीटर दें। ठीक है, परिमाप का आधा, इसकी लंबाई, हाँ, तो एक आयताकार बगीचे के परिमाप का आधा 36 मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 अधिक है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। परिमाप का आधा 36 है, तो सबसे पहले मान लो आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आयत की लंबाई जो रहेगी 2x, आयत की जो चौड़ाई रहेगी वो y। प्रश्न अनुसार जो आयत का परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन ये आधा नहीं है, अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप तो 1/2 लिखना पड़ेगा, 2 से 2 कैंसिल, तो अर्ध परिमाप का मान है 36 बराबर लंबाई का मान x प्लस वाई, मतलब इसको ऐसे लिख सकते x प्लस वाई बराबर 36, समीकरण नंबर 1। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, जिसका आधा है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई का मान चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ये बन गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस ये समीकरण 2 से जो x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख देना है। x का मान क्या में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ये लिखेंगे तो बस तेरे रखो, जगह तो है नहीं तो यहाँ हो जाएगा तेरे में। रखो x का मान यहाँ रख देंगे, तो x यहाँ रखेंगे अपन y प्लस 4, पहले से y है बराबर में 36, 2y प्लस 4 बराबर 36, इसका पक्षांतर कर देंगे तो 36 माइनस 4 ट्रांसपोज कर देंगे, ये बचेगा 32, तो y का मान आ जाएगा 32/2 मतलब 16, तो y का मान आ गया 16। ये y का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर निकल के आ जाएगा y की जगह 16 प्लस 4, तो x का मान निकल आएगा 20। बाद में लिख देंगे लंबाई x बराबर 20 मीटर, चौड़ाई y बराबर 16 मीटर, इस तरीके से निकल आना। वो कह रहा है इस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है, ये सवाल हम आपको क्या करेंगे कि हम ग्राफ में आपको जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम इसको ग्राफ में बना कर ले आएंगे, क्योंकि प्रॉपर बन जाएगा वो। यहाँ क्या है कि लाइनें तिरछी बिरछी हो रही है तो हो नहीं पा रहा है इसमें। ठीक है, तो इसको हम आगे आपको करा देंगे। ठीक है, इसको अभी रख लेते हैं, वरना फिर वो तिरछा बनेगा तो मजा नहीं आएगा आपको भी लगाने में। चलिए तो आगे देखते हैं 13.2, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है इसको। अभी जो अपन ने बगीचे वाले में सवाल में लगाया है वही प्रतिस्थापन विधि। करना क्या है, दो समीकरण मिलेंगे, दो समीकरण में से किसी एक समीकरण को उठाएंगे, एक समीकरण नंबर नया बनाएंगे। दो समीकरण मिलेंगे, दो समीकरण में से कोई एक समीकरण उठाना है, उसमें से क्या कर देना है, एक नया समीकरण बनाना है। जैसे ही नया समीकरण बन जाएगा हम उसको समीकरण को नया नाम दे देंगे, एक्स या वाई का मान बना के उसको नाम दे देंगे 3। जो ये 3 है उसको 2 में उठा के रख देंगे, 2 को 2 में उठा के रखेंगे तो वहां कोई एक वैल्यू मिल जाएगी, या तो एक्स मिल जाएगा या वाई मिल जाएगा। जब वो वैल्यू मिल जाएगी तो उठा के 3 में रख देंगे तो निकल आएगा। इस तरीके से हमें सवालों को करना है। और जितना हमने आपसे कहा है
वो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, समीकरण एक को उठाया। हम कोशिश करेंगे ज़्यादातर सवालों में समीकरण एक को ही उठाएंगे, ठीक है। समीकरण एक से तो हमने क्या किया, लिखा है यहाँ पे पहले, और यहाँ x का मान बना लिया 14 माइनस वाई। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3। ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब ये जो x का मान है वो समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह रखना पड़ेगा 14 माइनस वाई, इसकी जगह रखना पड़ेगा इस x की जगह 14 माइनस वाई। पहले से माइनस वाई है बराबर में 4, माइनस के 2 बाई बराबर 4 माइनस 14, पक्षांतर कर दिया। माइनस के 2 बाई बराबर माइनस के 10, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 10/2, 2 पंचे 10। तो y का मान जो आ गया 5, 2 5 जा 10। फिर ये अब क्या करना है, अब हमें इस y का मान उठा के समीकरण नंबर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस 3 रखेंगे तो x बराबर है 14 माइनस वाई, 14 माइनस 5 9, ये 9 आपका आंसर। तो ये इस तरीके से x और y के मान मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, जो अभी करते चले आ रहे थे, इन दोनों समीकरणों को एक मान लेना, सॉल्यूशन वहीं से ही हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, समीकरण को उठा लेना है। समीकरण किससे, एक से। सबसे पहला हमारा काम है समीकरण एक से, समीकरण एक से उसको लिखो s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s का मान बनाएंगे तो 3 प्लस टी, ये समीकरण नंबर आपका नया होगा 3। अब ये s का उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देना। s का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या में रखने पर, 2 में रखने पर रखिए, तो s की जगह लिखेंगे 3 प्लस टी बटे में 3, टी बटे में 2 बराबर में 6। सबसे पहले लेंगे एलसीएम, बराबर में 6 चलिए। 3 दूनी 6, 2 का ऊपर गुणा होगा 2, 3 प्लस टी, और 2 3 6, 3 का टी में होगा तो 3 टी। 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 3 6, 2 टी प्लस के 3 टी बटे 6 बराबर में 6। तीनों 2 हो गए 5 टी प्लस में 6 बटे में 6 बराबर में 6। ये गुणा कर लेंगे तो 5 टी प्लस 6 बराबर में 36, 5 टी बराबर में 36 माइनस 6, 5 टी, 5 टी बराबर 30, तो टी बराबर 30 भागे 5, 5 36, टी बराबर 6। और टी का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में, तो टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगर टी का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर 9। इस तरीके से आपका कवर हो जाएगा। अगला, इसमें जो और जो सवाल हैं दो, वो लिए नहीं क्योंकि उनमें दो के आंसर जो हैं वो चूंकि अनेक हल वाली कंडीशन अप्लाई होती है तो वो नहीं आती, एक में जो नो सॉल्यूशन वाली आती है तो वो नहीं आती, तो वो हमने लिए ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको देखिए। पहले सबसे पहला काम होगा, हमें सॉल्यूशन करने के लिए सवाल लिखना होगा। 2x प्लस 3y बराबर 11, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस के 4y बराबर है -24। तरीका वही कि हम क्योंकि प्रतिस्थापन से ही कर रहे हैं तो उसी से कर लेते हैं अभी। और जब आप पूरी विधि सीख जाएंगे तो फिर आप फ्री रहेंगे, अगर पेपर में कुछ नहीं लिखा आता है तो आप कोई भी विधि लगा के सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम होगा यहाँ पे हमारा समीकरण एक उठाना। समीकरण एक से तो 2x प्लस 3y बराबर 11, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2, ये बन गया x की वैल्यू समीकरण नंबर 3।
ये x का मान उठा के कहाँ रख देना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या आ जाता है, 2 गुणा x या रखना है 11 माइनस 3y भागे 2 और माइनस का 4y बराबर -24। 2 से 2 कैंसिल, तो 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर -24। ये माइनस के 7y बराबर -24 और 11 का इसे पक्षांतर तो -11। 7y बराबर -35, y बराबर 35 भागे 7, 7 पंजे 35, y बराबर 5 और y का मान उठा के रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए x बराबर क्या आएगा, 11 माइनस 3 गुणा 5/2, 5 3 15, तो 11 माइनस 15/2 माइनस के 4/2 जो कि आ गया -2। x और y दो ही के मान आ गए, निकालना है m का मान, तो हमें क्या दिया है y बराबर mx प्लस 3। मान ध्यान से रखने हैं, y का मान है अपने पास 5 बराबर m गुणा x का मान है -2 प्लस का 3 माइनस के 2m प्लस का 3, 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, 2 बराबर माइनस का 2m, m बराबर -2/2, माइनस के 2 नीचे आ गए, ध्यान रखना, तो m का मान निकल के आ गया -1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भैया। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। तो पहली संख्या मान लेते हैं बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। प्रश्न अनुसार देखेंगे, दोनों का अंतर कितना था, 26। पुनः प्रश्न अनुसार देखेंगे तो एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो पहली मान लेते हैं कि पहली जो है दूसरे की 3 गुनी है। बस x का मान उठा के समीकरण 2 में 1 में रख देंगे, x का मान कुछ नहीं बनाना इस बार, समीकरण 2 1 में रखने पर, एक में जहां x लिखा है वहां क्या लिख देंगे हम, एक में जहां x लिखा है वहां क्या लिख देंगे, 3y माइनस के y बराबर 26, 2y बराबर 26, y बराबर 26 भागे 2, 13 आ गया। जो y का मान आया आपका y बराबर 13, उस y के मान को समीकरण 2 में रखने पर 3 गुणा y की जगह 13 लिख देंगे, x का मान 39 आपका आ जाए। पहली संख्या जो आई आपकी 39 और दूसरी संख्या जो आई y 13। पलट के भी मान सकते थे कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी, तो हो सकता है y x की 3 गुनी हो, तो उससे भी आंसर निकल आता, बस मान फिर उल्टे आते, पहली 13 आती, दूसरी 39 आती, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दो संपूरक कोणों से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, देखिए संपूरक कोण का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम पहला मान लेते, माना छोटा कोण x, बड़ा कोण बराबर y। संपूरक कोण में ये होता है कंडीशन प्रश्न अनुसार कि जो छोटा कोण हो चाहे बड़ा कोण हो, अगर सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का एंगलों का जो सम होता है 180 होता है। लिख देंगे संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यहाँ लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। पुनः प्रश्न अनुसार क्या है कि वो कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण मतलब y, छोटे कोण मतलब x से 18 डिग्री ज्यादा के बराबर है। यहाँ से y का मान बन गया समीकरण नंबर 2। बस इस y का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए, तो x प्लस, अब y की जगह भी लिख देना है x प्लस 18 बराबर में 180, 2x बराबर 180 और 18 का पक्षांतर,
2x बराबर 162, x बराबर 162 भागे 2 81। जो ये x का मान आया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप समझ गए कर क्या रहे हैं। अगर आपको जो प्रतिस्थापन विधि है उसकी प्रैक्टिस है तो आप आराम से कर पाएंगे, नहीं भी है तो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, आपको दिख रही है। तो यहाँ पे x का मान रखेंगे 81 प्लस का y इज इक्वल टू 180, y बराबर 180 माइनस 81, y बराबर 99। ये आपके दोनों एंगल आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपए में। तो मान लेते हैं, माना बल्ले की कीमत जो है, बल्ला मतलब क्रिकेट बैट, जो है 100 रुपए, और गेंद की कीमत जो है ₹y। तो कितनी खरीदी? 7 बल्ले, मतलब 7 100 रुपए के हो गए। जैसे 1 किलो जो आलू है, मान के चलो 1 किलो आलू 10 रुपए के आते हैं, 10 किलो 100 रुपए के, 5 किलो 50 रुपए के। इसी तरह एक बल्ले की कीमत अगर 100 रुपए है तो 7 बल्ले 7x के आ जाएंगे, और एक गेंद की कीमत अगर ₹22 है तो 6 गेंद 6 ₹22 के आ जाएंगे। और इन दोनों का जो सम का टोटल है रुपए है वो 3800 रुपए है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी प्रकार 3 बल्ले 3x, 5 गेंद 5y बराबर में 1750 रुपए लगते हैं। बस इसको सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे? समीकरण एक लिखेंगे, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहाँ से x का मान ही बन रहे थे, 7x बराबर 3800 माइनस 6y, x बराबर क्या बचेगा? 3800 माइनस 6y भागे 7। ये समीकरण नंबर 3। फिर x का मान कहाँ रखना है? x का मान समीकरण 2 में रखूंगा। जैसे हमने ये लिखा तो कितना आ जाएगा हमारा? 7x, नहीं समीकरण 2 में रखना है तो 3x, x जगह पूरा मान चलेगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस का 5y बराबर में 1750। 0 0 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, 3 18 प्लस 5y बराबर 1750। एलसीएम ले लेंगे, 7 आएगा, 11400 माइनस 18y, और यहाँ जाएगा 7 पंजे 35 बराबर में जाएंगे 1750। फिर ये गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ 35y रहेंगे। तो 11400 माइनस 35 में 7 ये चलेगा तो बच्चे 17y, और यहाँ मल्टीप्लाई 7 0 0 7 पंजे 35, 7 7 49 3 52, 7 1 7 5 12, 12250, ठीक है। 17y बराबर 12250 माइनस 11400, 0 का 0, 5 का 5, ठीक है। अब 2 में 4 जाएंगे तो 12 में 4 जाएंगे 8, और बाकी सब खत्म, बचे 850। y बराबर 850 भागे 17, 17 पंजे 85, y का मान निकल के आ गया 50। बस इस y का नोट आगे x में रख देना तो निकल आएगा। तो यहीं कर देते हैं, कहीं ऊपर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, पेन अलग कर देते हैं तो दिख जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखिए, x बराबर 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड बाई 7, 3800 माइनस 6 पंजे 300 भागे 700, तो ये आ जाएंगे 3500 भागे 700, 7 पंजे 35। तो जो x की वैल्यू है वो 500 निकल आई, मतलब एक बल्ले की कीमत 500 रुपए, एक गेंद की कीमत 50 रुपए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये सवाल है। इसके 5वां है और 6वां है, ठीक है। तो किसी शहर में टैक्सी का किराया कितना है, तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ देखो, दो चीज़ें समझना है पहले हमें। किसी शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित शुल्क है, एक तय की गई दूरी के हिसाब से होता है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर, ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया है ना, फिर से पढ़ते हैं और फिर हम इसकी कोशिश करते हैं। देखिए, किसी शहर में टैक्सी का किराया एक निश्चित शुल्क और तय की गई दूरी से होता है। तो फिक्स है ना, किसी व्यक्ति को कितना भुगतान करना होगा। तो निश्चित किराया है, तो निश्चित किराया मान लेते हैं, निश्चित किराया या शुल्क 100 रुपये। प्रति किलोमीटर का किराया ₹y। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि प्रति किलोमीटर किराया, जैसे कि मान के चलो आपको कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है और वहां से जाने के लिए एक एक जैसे कि ये यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये 2 पॉइंट है और यहाँ पे ये आगे एक पॉइंट है। तो यहाँ से गाड़ी चलती है ए ओ ए, यहाँ पे बी, यहाँ से गाड़ी चलती है। वो कहते हैं अगर आप ए दूरी तक जाएंगे तो आपको फिक्स किराया लगेगा 10 रुपये। लेकिन जैसे ही आप ए से बी पे, कितनी भी ए से आगे बढ़े और अगर 1 किलोमीटर भी अगर आप आगे गए तो आपको हर किलोमीटर के लिए अलग अलग से किराया देना होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक फिक्स दूरी आप जाते हैं तो आपको फिक्स किराया लगना है, और उसके आगे उससे कहते हैं कि आप थोड़ी देर और चलो, थोड़ी देर और चल के चलो, 1 किलोमीटर और चलो आगे। तो वो कहता है जैसे आप 1 किलोमीटर आगे लेके जाएंगे तो हमारा मीटर जो है 1 किलोमीटर के रुपये फिर से लेने लगेगा, ठीक है। तो हमें ये है कि ये, अब वो कहता है कि यहाँ पे कुछ गलती है, इसको हम सही सुधार लेते हैं, ठीक है। 1 सेकंड। 10 किलोमीटर है ना, तो यहाँ कितना है 10 किलोमीटर। तो यहाँ 10 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अब जैसे वो कहते हैं 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए 155 रुपये का शुल्क है। तो इसमें जो 155 और जो 105 है ना, इनमें निश्चित जो फिक्स राशि है वो भी, जो फिक्स पैसा लगना था वो भी है। वो 10 किलोमीटर गए, अच्छी बात, लेकिन फिक्स पहले फिक्स दूरी तय कर चुके थे, उसके बाद वो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने गए आगे। जैसे ही ऐसा होगा, जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा, तो जो प्रश्नानुसार रहेगा, तो फिक्स रुपये 100 रुपये लगने लगना है, फिर 10 किलोमीटर के हिसाब से ₹y लगेंगे, तो टोटल रुपये 105 हो जाएंगे। फिर पुनः प्रश्नानुसार करेंगे तो फिर से 100 रुपये फिक्स लगना है। अब क्या, 15 किलोमीटर की दूरी है, 15 y, तो 155 रुपये लगेंगे। बस इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। पहले हम समीकरण 1 उठाते हैं, है ना, पहले हम सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। चलिए, तो हम क्या करने वाले हैं, मानेंगे कि समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105। यहाँ से x का मान बनाएंगे तो 105 माइनस 10y। समीकरण नंबर 3 उठा के x का मान समीकरण 2 में रख देना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे 2 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 105 माइनस 10y, ये x के मान हो गया, प्लस का 15y है बराबर में 155। ये घटाए तो प्लस के 5y बचे बराबर 155, और 105 इधर ले गए, 5y की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू 10 आ जाएगी। 5/5, 50/5 10। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में रखने पर जैसे रखेंगे तो x के बराबर 105 माइनस 10 गुणा 10, तो 105 माइनस 10 तो x का मान 5 रुपये। तो फिक्स किराया 5 रुपये, अतिरिक्त किलोमीटर किराया 10 रुपये।
चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि इसी को आगे और पढ़ें। 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना देना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 25 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया, ठीक है, कितना होगा किराया। तो ये बताए थे 100 रुपये फीस लगना है, 25 किलोमीटर की दूरी तय कर ले है, तो 25 बाई एक्स का मान है 5, 25 गुना वाई का मान है 10, ये हो जाएंगे 250 और टोटल हो जाएंगे 255। इतना रुपया लगना है इसको, ठीक है। चलिए आगे। वो कह रहे हैं कि एक भिन्न है, पहले हमें मानना पड़ेगा भिन्न क्या होती है, पिवट क्यू के रूप में लिखना, ठीक है, फ्रैक्शन। तो उसमें दो चीजें होती है, एक डिनोमिनेटर होती है, एक न्यूमरेटर होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है, ठीक है। तो हमें क्या है, भिन्न मानना पड़ेगी। तो भिन्न जो है उसके लिए हमें अंश मानना होगा, माना अंश जो है वो x है और जो हर जो है वो y है। भिन्न क्या बनने वाली है, जो फ्रैक्शन क्या बनने वाली है, ठीक है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये हो जाएगी आपका अंश बटे हर x अपॉन में y। तो ये कितना आ जाएगा प्रश्न अनुसार। वो कहते हैं यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिए जाए, अंश में भी दो जोड़ दो, हर में भी दो जोड़ दो, तो दोनों जोड़ने पर वह 9/11 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुणा 11 एकम 11x, 11 दूनी 22, 9 एकम 9y, 9 दूनी 18। यहाँ से 11x बराबर 9y प्लस 18 माइनस 22। यहाँ से हम x का मान बनने वाले 9y यहाँ घटाएंगे तो माइनस के 4, और x का मान बन जाएगा 9y माइनस 4 भागे 11। ये समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्न अनुसार वो कहते हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए, तो x में भी 3 जोड़ना, y में भी 3 जोड़ना, तो वह 5/6 हो जाती है। फिर से 3 गुणा कर देंगे, 6x प्लस 18, 5y प्लस 5 दिए 15। बस x का मान उठा के यहाँ लिख देना है, तो x का मान रखने पर लिख देंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रखो, तो 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस के 18 बराबर 5y प्लस 15, ठीक है। चलिए, तो 6 नाम 54 y, 6 चौके 24 भागे 11, 18 बराबर 5y प्लस 15। संख्या संख्या एक सेट कर लेते हैं, तो 54y माइनस के 24 भागे 11 बराबर 5y प्लस 15 माइनस 18। वो यहाँ भी कर सकते थे, ठीक है, माइनस 18 यहाँ कर लेते हैं और इसको कर देते हैं कैंसिल, इरेज, ठीक है। तो ये कितने मिलने वाले अपन को, तो ये अपन को मिलने वाले हैं माइनस का 3, ठीक है। अब करेंगे अपन एलसीएम, तो 54y माइनस 24 अपॉन 11, 5y माइनस 3, दोबारा लिख लिया हमने। अब हम क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 54y 24 बराबर 55y माइनस 33, तो 54y तो 54y माइनस 55y बराबर माइनस के 33 प्लस के 24, तो ये आ गया माइनस का y बराबर 7 और 3 10, 6 और 3 9। y का आंसर जो निकल के आ गया y बराबर 9। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर रखिए क्या है, x बराबर 9y माइनस 4
बटे 11 रखिए यहाँ पे। 9 गुणा 9 माइनस 4 भागे 11, 81 माइनस 4 भागे 11, 77 माइनस 4 भागे 11, 77 माइनस 4 वो 81 माइनस 4 77 भागे 11, एक्स का मान 7 निकल आएगा। तो कोई भिन्न पूछेगा अगर हमसे अंश बटे हर, तो 7/9, ये आपकी फाइनल भिन्न बन जाएगी। इस तरीके से इसको करना था। आगे 5 वर्ष बाद याकूब और उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद, तो पहले हमें इनकी वर्तमान आयु बनानी पड़ेगी। सॉल्यूशन, तो जो याकूब है उसकी वर्तमान आयु ले लेते हैं। याकूब की वर्तमान आयु x वर्ष, याकूब का उसके पुत्र की है तो याकूब के पुत्र की, तो पुत्र की आयु, जो पुत्र की आयु है वो y वर्ष है। जब दोनों ये सब हो गई तो प्रश्न अनुसार ये वर्तमान है, ध्यान रखना। 5 वर्ष बाद आयु बनानी पड़ेगी। 5 वर्ष बाद आयु, वर्तमान से आप लोगों को जल्दी समझ में जाएगा और कुछ नहीं, वरना हम उसको डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, पर आपको यहाँ क्या होगा कि डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए 5 वर्ष बाद आयु किसकी? याकूब की। याकूब की आयु, आज याकूब 5 साल का, 1 साल का है। 5 साल कितने को हो जाएगा? जैसे आज याकूब 15 का है, 5 साल कितना हो जाएगा? 20 का। जैसे आज याकूब अगर 1 साल का है तो 5 साल बाद x + 5 वर्ष का हो जाएगा। पुत्र भी यही हाल है, यदि पुत्र आज 1 साल का है, 5 साल y साल का है, तो 5 साल बाद 5x + y, 5 + y वर्ष का हो जाएगा। और वो कहते हैं प्रश्न अनुसार, क्योंकि 5 वर्ष बाद याकूब की आयु मतलब x + 5 का मान y + 5 के 3 गुने के बराबर हो जाएगी। यहाँ से 3 का y में गुणा करेंगे, 3y, 3 5 15। यहाँ से x की वैल्यू ही बना लेंगे सीधी, 3y + 15 - 5, x बराबर 3y + 10, समीकरण नंबर 1। अब वो कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले आयु बनानी पड़ेगी। 7 वर्ष पहले याकूब की आयु, वर्तमान से आयु बनाना सरल होता है। जैसे कि आज याकूब 1 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? जैसे आज मान के चलो कोई लोग 15 साल के हैं तो 7 साल पहले 8 साल के रहे होंगे, तो इसी प्रकार जो है x - 7 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 5 वर्ष पहले ही, सॉरी 5 वर्ष पहले, तो 5 ही आना है। पुत्र की आयु, तो जो पुत्र की आयु बनेगी वो कितनी बनेगी? y - 5, क्योंकि प्रश्नानुसार 7 गुनी थी याकूब की आयु अपनी पुत्र की आयु से, तो याकूब की आयु x - 5 है, पुत्र की आयु y - 5 है, 7 गुने के बराबर थी तो 7 गुना कर देना। किसकी आयु? याकूब की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। हो गया, तो x - 5 बराबर गुणा करेंगे 7y, 7 पंजे 35, x बराबर 7y - 35 प्लस का 5, x बराबर 7y - 30। बस ये वाला x का मान उठा के यहाँ लिख देंगे। x या क्या लिख देंगे? 3y + 10 बराबर में 7y - 3 लिख देंगे यहाँ पे x का मान रखने पर। तो 3y - 7y एक तरफ हो गए, -30 - 10 एक तरफ हो गया, घटा हो गया। अब तो आगे -4y बराबर -40, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 40/4। तो जो पुत्र की आयु है वो 10 वर्ष आ गई। ठीक है, अब y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास x बराबर 3y + 10, x बराबर 3 × 10 + 10, पहले जोड़ने थे ना 10 + 20 कर दो, 10 × 30 होंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से पता चल गया हमें कि जो याकूब की वर्तमान आयु है वो जो है वो x वर्ष मतलब 40, और जो इसके साथ जो है याकूब के पुत्र की जो आयु है वो 10 वर्ष। ये लिखना पड़ेगा आपको, तब आपको इस तरीके से नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए
एक्सरसाइज 3.3 पे आते हैं और यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड सीखना है हमें, विलोपन विधि सीखना है। विलोपन विधि का तरीका क्या रहेगा? विलोपन विधि का तरीका ये रहेगा कि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल्स को खत्म करो, एक वेरिएबल्स को खत्म करो, हटाओ, तो दूसरे बस सीधा मान निकालो, दूसरे का डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जब दूसरे का मिल जाएगा तो इसी एक समीकरण रख देंगे तो पहले वेरिएबल्स का मान मिल जाएगा। ये एलिमिनेशन का सीधा सीधा फंडा है। देखिए हमने देखिए कि x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 लिखा और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2 लिखा। तो इनमें ध्यान रखना है, जैसे हम x को भी अलग कर सकते हैं, y को भी अलग कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम लेकिन y वाले को करने वाले, क्योंकि एक में प्लस माइनस है तो हमें घटाना भी नहीं पड़ेगा। तो देखना y के मल्टीप्लाई में क्या, किसका गुणांक है, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 -3, लेकिन 3 लेना है, साइन नहीं लेना है इसमें। इसमें y का जो है 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3x पूरे में गुणा होगा और 3y प्लस के बराबर है 15, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ोगे तो y से y खत्म हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 5x बराबर 19, x बराबर 19/5। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रखिए, तो x की जगह लिखेंगे 19/5 प्लस का y बराबर 5। यही था समीकरण एक आपका। तो y बराबर 5 माइनस 19/5, एलसीएम आएगा 5, 5 माइनस 19/5, 19 6 25, 6/5। तो इस तरीके से आपका ये विलोपन विधि कहलाती है, एलिमिनेशन मेथड कहलाती है। लिख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। चलिए आगे, जैसे कि यहाँ लिख के दिखा देंगे हम आपको कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से करने पर दोनों समीकरण लिखेंगे। 3x प्लस का 4y बराबर 10, 2x माइनस के 2y बराबर 2। फिर से भाई हमें देखना है कि हम y वाले को करने वाले, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, इसमें 2 है, इसमें 4, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6x, 8y 20, 8x 8y 8, जोड़ने पर, जैसे जोड़ेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये हो गया 14x, ये हो गया 28, x इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 14 की 2, x का मान 2 निकल के आ गया। और ये x का मान कहाँ रख देना है, x का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रख सकते हैं, दो में रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक में रखेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10, ये हुआ 6, मल्टीप्लाई ट्रांसपोज कर दिए, इस साइड आ गया, अक्षंता करने पर मिले 4, y बराबर 4/4, 1, y बराबर 1 आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस वाले सवालों में हमें लिखेंगे दोनों, फिर से यहाँ लिख देंगे वही लाइन कि दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर 3x माइनस 4y 5y इज इक्वल टू 4, तो इसको बन जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ लिखा है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये बनेगा 9x माइनस 2y बराबर 7। दोनों को विलोपन विधि से हल करेंगे तो एक के नीचे एक लिखना पड़ेगा। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। इन दोनों समीकरणों में अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब कोई भी x y में से कोई भी कर देते तो y के छोटे दिख रहे हैं तो यही कर देंगे अपन, तो 2 ऊपर 5 नीचे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x 10y 8, 45x 10y 35, घटाने पर ये घटाए, ये जहाँ माइनस होता वहाँ प्लस हो जाता, जहाँ प्लस होता वहाँ ना माइनस हो जाता,
और नीचे की संख्या इसमें कर रहा हूँ, ऊपर वाली संख्या से बार बार चेंज नहीं कर देना उसका। तो ये माइनस आ गया। 45 में 6 गए तो बचे 39x, ये तो कैंसिल ही आउट हो गए। और 38 चले गए, 35 में से बचे तुम्हारे 27। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स बराबर माइनस के 27 भागे 39, 3 नाम 27, 13 3 9/13 इसका आंसर बन गया। बस एक्स का अमाउंट आके समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा, 3 इंटू 9/13 माइनस 5 बराबर में 4, ये हो गया 27/13, 5 बराबर में 4, माइनस का 5 बराबर 4 माइनस 27 माइनस 13, 5 एलसीएम ले लेंगे अगर तो ये आ जाएगा 13, 42, 52 और 27। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5/12 में 7 की 5, 25/13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस माइनस कैंसिल, थोड़ा सा और यहाँ लेके आएंगे अगर तो y बराबर आ जाएगा 25/13 गुणा 5, 25, तो y का मान आ गया 5/13। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके की इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे, चौथा, तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है इसके बाद अपने पास, तो इसको सॉल्व कर लो, तो कर लेते हैं। जैसे कि एलसीएम आएगा 6, 2 3 6 3x आएगा, 3 दूनी 6 2 दूनी 4y आएगा, बराबर में -1 आएगा बटे 1। ये गुणा करेंगे तो 3x प्लस 4y बराबर में माइनस का 6। एक और समीकरण है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3, एलसीएम ले लेंगे, 3 आएगा, 3x आएगा, माइनस का y आएगा, बराबर में 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस वाई बराबर 9 आएंगे। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, जैसे लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर तो कितना आ जाएगा, लिख लीजिएगा आप, लेकिन साथ साथ लिखना है, थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। बस अब जो x वाला हिस्सा है वो उसको y वाले को खत्म करते हैं, पर क्योंकि जो y है तो ऊपर 1 का करना पड़ेगा, नीचे 4 का। 3x प्लस 4y बराबर में -6, 12x माइनस के 4y बराबर में 36। सीधे जोड़ देना, ये खत्म। तो 12 और 3 हो गया जी 15x बराबर, ये हो गया 30, घट गया 36 में से। x बराबर 30 भागे 15, 15 दूनी 30, x का मान 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, 1 में रखने पर, 1 ही में रखते यार, तो 1 ही में रख देते। तो 3 इंटू 2 माइनस 3x मतलब 3 इंटू 2 प्लस 4y माइनस 6, 4y बराबर 3 दूनी 6 हो गए तो माइनस के 6 इस तरफ आ गए। 4y बराबर माइनस के 12, y बराबर माइनस के 12/4, 4 3 12, तो y का मान निकल के -3 आ गया। इस चीज को ध्यान रखना। अब बढ़ जाएंगे आगे। अब निम्नलिखित समस्याओं के समीकरण की योग बनाइए, विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए यदि भी मौजूद हो तो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर पहला, वो कहते हैं यदि अंश में एक जोड़ दें हर में एक घटा दें। सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना तो अंश है वो क्या है x, जो हर है वो क्या है y, भिन्न क्या बनेगी x/y। अब वो कहते हैं यदि अंश में एक जोड़ दें तो हर में एक घटा दें। प्रश्नानुसार अंश मतलब एक में x में एक जोड़ दें, हर मतलब y में से एक घटा दें तो भिन्न का मान घटकर 1 हो जाता है। बट 1 कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x एक कम 1, और यहाँ पे y जो है y -1, तो x और y एक तरफ, y का पक्षांतर -1 पहले से था, -1 और आ गया।
तो ये आ गया -2। अब अगर आगे देखेंगे तो ये बनता है, अब वो कहते हैं यदि केवल हर में एक जोड़ दें, पुनः प्रश्नानुसार अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा, हर से कुछ अंश से कुछ नहीं बोलना है, वो कह रहा है हर में एक जोड़ दो तो 1/2 हो जाती है। तो ये गुणा कर देंगे 2x बराबर y कम y प्लस 1, 2x बराबर -y, 2x माइनस वाई बराबर 1, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, जैसे हल करेंगे तो देखो कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो एक के नीचे एक लिखेंगे पहले, x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1। बस अब हम y को ही खत्म करने वाले हैं सीधे घटाने पर, घटा देंगे तो ये माइनस प्लस और माइनस हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का x बचेगा, ये माइनस के 3 हो जाएंगे, x का मान निकल के 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का मान और निकालना है, तो अभी यहाँ पे हम एक अलग कलर ले लेते हैं और थोड़ा छोटा छोटा करके निकाल देते हैं। तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख रहे हैं ये 1 में, पहले लिख लो x माइनस वाई बराबर -2, -3 माइनस वाई बराबर -2, y बराबर -2 प्लस का 3 माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर -1। ये आपका फाइनल आ गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, इसी तरह के एक सवाल पिछले में लगाया हुआ है, वो यहाँ भी है। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले वर्तमान माननी पड़ेगी, और नूरी और सोनी 2 लोग हैं। तो नूरी की आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, अब 5 वर्ष बाद आयु बनाने की, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले क्या रहे वो, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु बनेगी। तो अब देखो जैसे नूरी आज 1 साल की है, तो 5 साल पहले 5 कम कर दो, तो x माइनस 5, x माइनस 5 वर्ष कर दो। ठीक है, x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की y माइनस 5 वर्ष। अब प्रश्न अनुसार वो कह रहा है 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो नूरी की आयु x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5, उसका 3 गुना हो जाना, कर दो, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, 3y को साइड ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 15 झाँके तो, और माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5। तो यहाँ पे जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, x माइनस 3y बराबर -10, समीकरण नंबर 1। अब 10 वर्ष बाद, तो इसका और तरीके होते सिंपल, लेकिन अभी आप लोगों को ये बिल्कुल सादा सबसे सरल तरीका है ये समझने के लिए। तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 10, सोनू की आयु y प्लस 10। ठीक है, चलिए अब प्रश्नानुसार पुनः 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी की आयु है x प्लस 10, सोनू की आयु y प्लस 10, जो कि हो जाएगी दुगनी। तो x प्लस 10 यहाँ जाएगा 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, पक्षांतर करने पर यहाँ लिख देंगे, x माइनस 2y बराबर 10। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, तो हम ले लेंगे x माइनस 3y बराबर -10,
और x माइनस 2y बराबर 10। ये दोनों समीकरण 1 और 2 हैं। अब इनको सीधा x में क्या करते हैं, सीधा घटाने पर लिख देते हैं। तो ये जैसे घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट। 3 में से 2 चलेगा तो माइनस का y, 10 10 जोड़े तो माइनस के 20, माइनस माइनस खत्म तो y बराबर 20 निकल के आ गया। बस y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे, देखिए कितना आता है। एक का नाम है x माइनस 3y की जगह रखेंगे 20 बराबर में माइनस के 10, 30 दूनी 60 बराबर माइनस का 10, माइनस का 10 प्लस का 60, x का मान 50 निकल के आ गया। क्या पता लग गया हमें, इससे पता लग गया कि जो नूरी की आयु है वो 50 वर्ष है और जो सोनू की आयु है वो 10 वर्ष 20 वर्ष है। ये इस तरीके का सवाल है, ठीक है। चलिए आगे। तो एक तीसरा है, इसके बाद चौथा है और पांचवा, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट क्वेश्चन आ जाएगी, देखते हैं। चलिए, तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हमें एक, जैसे कोई दो टू डिजिट नंबर होते हैं, जैसे मान के चलो 12, तो इसमें यूनिट डिजिट है और जो 10th नंबर 10th डिजिट नंबर होता है, दहाई का अंक बोलते हैं जिसे अपन। तो यहाँ हमें दो चीज़ें माननी पड़ेंगी। माना जो इकाई का अंक है वो x है, इकाई का अंक बराबर में x, दहाई का अंक बराबर में x 5। अब वो कह रहे हैं संख्याओं का अंकों का योग कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई बराबर 9 है। अब प्रश्नानुसार, अब वो कहते हैं साथ ही इस संख्या का 9 गुना और अंकों को क्रम पलटने पर, तो पहले एक संख्या बनानी पड़ेगी। संख्या बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है 10 गुणे 10 डिजिट नंबर मतलब दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। संख्या 10 गुणा दहाई का अंक कितना बनेगा, दहाई का अंक हो जाएगा y, हमने माना हुआ है इकाई का अंक x। तो जो संख्या अपनी पुरानी संख्या है वो इस तरीके की है। आप लिखेंगे यहाँ पे अंकों को पलटने पर अंकों को पलटने पर तो इकाई का अंक दहाई बन जाएगा, दहाई का अंक इकाई बन जाएगा। संख्या बनाना है फिर से 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, प्लस किसका, इकाई का अंक। जगह नहीं है यहाँ पे समझना। 10 गुणा, अब के बाद दहाई का अंक x बन जाएगा और इकाई का अंक y बन जाएगा। अब पुनः प्रश्नानुसार, अब वो कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो पूर्ण संख्या जो तुम्हें पुरानी है उस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या के दोगुना है। मतलब वो ये कहना चाहता है कि 10y प्लस एक्स का 9 गुना और अंकों को पलटने पर बनी 10x प्लस वाई का दोगुना बराबर है। तो ये 90y 9x 20x 2y, सबको इसी तरफ ले आए। तो 90y प्लस का 9x माइनस का 20x माइनस का 2y बराबर 0। x में से देखो 20x में और 9x माइनस के 11x, 90 में से 2 गया तो प्लस के 88y बराबर में 0। 11 से भाग जा रहा है, लगा देंगे -11 से, तो x माइनस 11 88 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 है आपका। ये समीकरण नंबर 1 था। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने, देखो एक के नीचे एक x प्लस 9 बराबर x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस 8y बराबर में 0। सीधा हटा देंगे घटाने पर, माइनस प्लस और माइनस, x में से एक घटाए तो 0 हो गया। यहाँ पे बचने अपने पास 8y 9y, तो 9y बराबर 9, y बराबर 9/9 1। तो y का मान 1 आ गया और y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमें माना था x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर 8। हमें ये नहीं पूछा, संख्या पूछी। संख्या बराबर 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक
तो 10 गुणा 1 प्लस 8, 10 एकम 10 प्लस 8 18। इस तरीके से सवाल को करना। ठीक है, चलिए आगे। मीना 20,000 कैश निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, चलिए, तो मीना जो है 2,000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई और उसने क्या किया, कैशियर से केवल 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट लिए। तो हमने मान लिया 50 रुपए के नोट बराबर, नोटों की संख्या बराबर x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, जितने भी वो आएंगे तो टोटल 25 नोट मिले किताब के अनुसार। कितने मिले प्रश्न अनुसार? 25। 50 रुपए के x नोट और 100 रुपए के y नोट बराबर टोटल 25। इसी प्रकार x नोट निकाले 50-50 के, तो कुल रुपए हो गए 50 x रुपए। 100 रुपए की y के नोट निकाले तो हो गए 100 y रुपए। और रुपए टोटल कितने निकाल के लिए? 2,000। 50 से भाग लगा देंगे, 50 से भाग देने पर लिख देंगे 50 दूनी 100, 50 चौका 240। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है, जैसे हल करने पर यहाँ लिखेंगे अपन, जैसे हल करने पर लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर आ जाएगा आपका 40। सीधा घटाने पर लिखेंगे हम, तो ये देखिए घटाएंगे 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 तो ये खत्म, सॉरी यहाँ पे प्लस वाई, तो हटाएंगे तो माइनस वाई बराबर बचेगा माइनस का 15। तो वाई का मान निकल के आ जाएगा 15, और वाई का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y की जगह x प्लस वाई की जगह रखना है 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर आ गया अपने पास 10। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 15, और मतलब 50 रुपए की नोटों की संख्या आ गई 10। आगे एक उदाहरण पुस्तकालय में पहले 3 दिन के लिए क्या है निश्चित है। तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा कि एक उधार पुस्तकालय में पहले 3 दिनों के लिए एक निश्चित शुल्क है और उसके बाद के प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त शुल्क है। ठीक है, या शुल्क किराया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे माना, ठीक है, तो क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे कि निश्चित शुल्क, निश्चित शुल्क या निश्चित किराया x रुपए, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y रुपए। अगर ये है तो क्या कहता है, सरिता ने 7 दिनों के लिए रखी गई पुस्तकों के लिए 27 रुपये भुगतान किए। टोटल उसने 7 दिन रखे, लेकिन उसने प्रतिदिन नहीं कहा, उसने 7 दिन कहा, टोटल 7 दिन रखे उसने, मतलब उसमें 3 दिन फिक्स है। तो अगर 7 दिन रखे तो 7 दिन में 3 दिन का किराया x रुपये है, तो बचे 4 दिन, 4 दिन के y रुपये लगेंगे और टोटल 27 रुपये छुप जाएंगे। समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार फिर से उसने क्या किया, 5 दिनों के लगे, जिसमें से 3 दिन किराया x रुपये है, 2 दिन बचेंगे 2y बराबर टोटल 21 रुपये चुकेंगे। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने पर, किससे हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर, तो x प्लस 4y बराबर में 27 और x प्लस 2y बराबर में 21। सीधा लिख देंगे घटाने पर, ये खत्म हो गया। 2y बराबर आएगा 6, y बराबर 6/2, 2 3 6, y बराबर 3, प्रतिदिन कराया 3 रुपये। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए x प्लस 4 गुणा 3 बराबर 27, 12 बराबर 27,
27 माइनस 12, एक्स का मान आ गया 15, नहीं, हाँ ठीक है। तो ये निकल आया। अब जो फिक्स किराया है, निश्चित किराया है वो 15 रुपये, और जो प्रतिदिन किराया है वो कितना आ गया 3 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके जो है पूरे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। ये पूरा चैप्टर एक बार में हमने आपको करा दिया है। अब आप जो आएगा वो आएगा लेसन नंबर 4, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो लेसन नंबर 4 को पूरी तरीके से कवर करती होगी इसी तरीके से। इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, तो हम यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे और पूरे 15 के 15 चैप्टर आपके पेपर से पहले पहले इस जनवरी के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए।